नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सुन रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। पिछले भाग में आपने सुना, पंडित बसंत कुमार के देहांत के बाद प्रेमा और पूर्णा दोनों का जीवन जैसे थमसा गया था। प्रेमा दिन रात अमृत राय के याद में खोई रहती, जबकि पूर्णा अपने पति की मृत्यु से टूटी हुई थी। दोनों सखियों की मुलाकात में फिर से पुरानी भावनाएं जाग उठी, प्रेम, दर्द और अधूरी चाहते। इसी बीच अमृत राय और पूर्णा के बीच एक नया मोड़ आया और जब प्रेमा ने देखा, अरे यह गजरा क्या हो गया, तो मानो उसका संसार फिर सिखर गया। आइए अब सुनते हैं इसके आगे की कहानी भाग 6 में। पूर्णा ने गजरा पहन तो लिया, मगर रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसकी समझ में यह बात न आती थी कि अमृत राय ने उसे गजरा क्यों दिया। उसे ऐसा मालूम होता था कि पंडित बसंत कुमार उसकी तरफ बहुत क्रोध से देख रहे हैं। उसने चाहा कि गजरा उतार फेंके, मगर नहीं मालूम क्यों उसके हाथ कांपने लगे। सारी रात उसने आंखों में काटी। प्रभात हुआ। अभी सूर्य भगवान ने भी कृपा न की थी कि पंडिताइन और चौबाइन और बाबू कमला प्रसाद की वृद्ध महाराजिन और पड़ोस की सेठानी जी कई दूसरी औरतों के साथ पूर्णा के घर में आ उपस्थित हुई। उसने बड़े आदर से सबको बिठाया, उसके पैर छुए। उसके बाद वह यह पंचायत होने लगी। पंडिताइन, जो बुढ़ापे की वजह से सूखकर छुहारा की तरह हो गई थी, क्यों दुल्हन, पंडित जी को गंगा लाभ हुए कितने दिन बीते? पूर्णा, डरते डरते, 5 महीने से कुछ अधिक हुआ होगा। पंडिताइन, और अभी से तुम सबके घर आने जाने लगी? क्या नाम कि कल तुम सरकार के घर चली गई थी, उनके कुंवारी कन्या के पास दिन भर बैठी रही। भला सोचो, तुमने कोई अच्छा काम किया? क्या नाम की तुम्हारा और उसका अब क्या साथ? जब वह तुम्हारी सखी थी तब थी, अब तो तुम विधवा हो गई। तुमको कम से कम साल भर तक घर के बाहर पाँव न निकालना चाहिए। तुम्हारे लिए साल भर तक हंसना बोलना मना है। हम यह नहीं कहते कि तुम दर्शन को ना जाओ या स्नान को ना जाओ। स्नान पूजा तो तुम्हारा धर्म ही है। हाँ, किसी सुहागिन या किसी कुंवारी कन्या पर तुमको अपनी छाया नहीं डालनी चाहिए। पंडिताइन चुप हुई तो महाराजिन प्रिया की तरह चहकने लगी। क्या बतलाऊं, बड़ी सरकार और दुल्हन दोनों लहू का घूंट पीकर रह गई। ईश्वर जाने, बड़ी सरकार तो बिलक बिलक कर रो रही थी कि एक तो बेचारी लड़की के यूं जान के लाले पड़े हैं, दूसरी अब राण बेवा के साथ उठना बैठना है। नहीं मालूम नारायण क्या करने वाले हैं। छोटी सरकार मारे क्रोध के कांप रही थी, आंखों से ज्वाला निकल रही थी। बारे मैंने उनको समझाया कि आज जाने दीजिए, वह बेचारी तो अभी बच्ची है, खोटे खरे का मर्म क्या जाने। सरकार का बेटा जिए। जब बहुत समझाया तब जाके मानी, नहीं तो कहती थी मैं अभी जाकर खड़े खड़े निकाल देती हूँ। सो बेटा, अब तुम तो सुहागिनों के साथ बैठने योग नहीं रही। अरे ईश्वर ने तो तुम पर विपत्ति डाल दी। जब अपना प्राण प्रिय ही न रहा तो अब कैसा हंसना बोलना। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि चुपचाप अपने घर में पड़ी रहो, जो कुछ रूखा सूखा मिले खाओ पियो और सरकार का बेटा जिए। जहाँ तक हो सके धर्म के काम करो। महाराजिन ने चुप होते ही चौबाइन गरजने लगी। यह एक मोटी भद्देसिल और अधेड़ औरत थी। भला इनसे पूछो कि अभी तुम्हारे दूल्हे को उठे 5 महीने भी न बीते, अभी से तुम कंघी चोटी करने लगी। क्या कि तुम अब विधवा हो गई, तुमको अब सिंगार पिटारा से क्या सरोकार ठहरा। क्या नाम की, मैंने हजारों औरतों को देखा है जो पति के मरने के बाद गहना पाता नहीं पहनती, हंसना बोलना तक छोड़ देती हैं। या न कि आज तो सुहाग उठा और कल सिंगार पटार होने लगा। मैं लल्लो पत्तों की बात नहीं जानती, कहूंगी सच, चाहे किसी को तीखा लगे या मीठा। बाबू अमृत राय का रोज रोज आना ठीक नहीं है कि नहीं सेठानी जी? सेठानी जी बहुत मोटी थी और भारी भारी गहनों से लदी थी। मांस के लोथड़े हड्डियों से अलग होकर नीचे लटक रहे थे। इसकी भी एक बहू राण हो गई थी, जिसका जीवन इसने व्यर्थ कर रखा था। इसका स्वभाव था कि बात करते समय हाथों को मटकाया करती थी। महाराजिन की बात सुनकर जो सच बात होगी सब कोई कहेगा, इसमें किसी का क्या डर। भला किसी ने कभी राण बेवा को भी माथे पर बिंदी देते देखा है? जब सुहाग उठ गया तो फिर सिंदूर कैसा? मेरी भी तो एक बहू विधवा है, मगर आज तक कभी मैंने उसको लाल साड़ी नहीं पहनने दी। न जाने इन छोकरियों का जी कैसा है कि विधवा हो जाने पर भी सिंगार पर जी ललचाया करता है। अरे इनको चाहिए कि बाबा अब राण हो गई, हमको निगोड़े सिंगार से क्या लेना। महाराजिन, सरकार का बेटा जिए। तुम बहुत ठीक कहती हो सेठानी जी। कल छोटी सरकार ने जो इनको मांग में सिंदूर लगाए देखा तो खड़ी ठक रह गई, दांतों तले उंगली दबाई कि अभी 3 दिन की विधवा और यह सिंगार। सो बेटा, अब तुमको समझ बूझ कर काम करना चाहिए। तुम अब बच्ची नहीं हो सेठानी, और क्या, चाहे बच्ची हो या बूढ़ी, जब बेराह चलेगी तो सब ही कहेंगे। चुप क्यों हो पंडिताइन, इनके लिए अब कोई राह बांट निकाल दो। पंडिताइन,
जब यह अपने मन की हो गई तो कोई क्या राह बाट निकाले। इनको चाहिए कि ये अपने लंबे लंबे केस कटवा डालें, क्या नाम की दूसरों के घर आना जाना छोड़ दे, कंघी चोटी कभी ना करे, पान ना खाएं, रंगीन साड़ी ना पहने और जैसे संसार की विधवाएं रहती हैं वैसे रहें। चौबाइन और बाबू अमृत राय से कह दे कि यहाँ ना आया करें। इस पर एक औरत ने जो गहने कपड़े से बहुत मालदार न जान पड़ती कहा, चौबाइन यह बात तो तुम कह गई, मगर जो कहीं बाबू अमृत राय चिढ़ गए तो क्या तुम इस बिचारी का रोटी कपड़ा चला दोगी? कोई विधवा हो गई तो क्या अब अपना मुंह सी ले? महाराजन हाथ चमकाकर, यह कौन बोला? ठसो क्या ममता फड़कने लगी? जेठानी हाथ मटकाकर, तुझे किसने बुलाया जो आके बीच में बोल उठी? राण तो हो गई हो, काहे नहीं जाके बाजार में बैठती हो? चौबाइन जाने भी दो सेठानी जी, इस बौरी के मुंह क्या लगती हो? सेठानी कड़क कर, इस मुई को यहाँ किसने बुलाया? यह तो चाहती है कि जैसी मैं बेहाया हूँ वैसे ही संसार हो जाए। महाराजिन हम तो सीख दे रही थी, तो इसे बुरा क्यों लगा? यह कौन होती है बीच में बोलने वाली? चौबाइन बहन उस कुटनी से नाहक बोलती हो, उसको तो अब कुटनापा करना है। इस भांत कटुक्तियों द्वारा सीख देकर यह सब स्त्रियां यहाँ से पधारी। महाराजिन भी मुंशी बद्री प्रसाद के यहाँ खाना पकाने गई। इनसे और छोटी सरकार से बहुत बनती थी, वह इन पर बहुत विश्वास रखती थी। महाराजिन ने जाते ही सारी कथा खूब नमक मिर्च लगाकर बयान की और छोटी सरकार ने भी इस बात को गांठ बांध लिया और प्रेमा को जलाने और सुलगाने के लिए उसे उत्तम समझकर उसके कमरे की तरफ चली। यूं तो प्रेमा प्रतिदिन सारी रात जागा करती थी, मगर कभी कभी घंटे आधा घंटे के लिए नींद आ जाती थी। नींद क्या आती थी, एक ऊंघ सी आ जाती थी। मगर जब से उसने बाबू अमृत राय को बंगालियों के भेष में देखा था और पूर्णा के घर से लौटते वक्त उसको उनकी कलाई पर गजरा नजर न आया था, तब से उसके पेट में खलबली पड़ी हुई थी कि कब पूर्णा आवे और कब सारा हाल मालूम हो। रात को बेचैनी के मारे उठ उठ खड़ी पर आंखें दौड़ाती कि कब भोर हो। इस वक्त जो भौज के पैर की चाल सुनी तो यह समझकर कि पूर्णा आ रही है, लपकी हुई दरवाजे तक आई, मगर ज्यों ही भौज को देखा ठिठक गई और बोली, कैसे चली भाभी? भाभी तो यह चाहती थी कि छेड़छाड़ के लिए कोई मौका मिले। यह प्रश्न सुनते ही तिनक कर बोली, क्या बताऊं कैसे चली? अब से जब तुम्हारे पास आया करूंगी तो इस सवाल का जवाब सोच कर आया करूंगी। तुम्हारी तरह सबका लहू थोड़े ही सफेद हो गया है कि चाहे किसी की जान निकल जाए, घी का घड़ा ढड़क जाए, मगर अपने कमरे से पांव बाहर न निकले। प्रेमा ने वह सवाल यूं ही पूछ लिया था। उसके जब यह अर्थ लगाए गए तो उसको बहुत बुरा मालूम हुआ। बोली, भाभी तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है, तुम जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो। भला मैंने कौन सी बात बुरा मानने की कही थी? भाभी कुछ नहीं, तुम तो जो कुछ कहती हो मानो मुंह से फूल झाड़ती हो। तुम्हारे मुंह में मिश्री घोली हुई ना, और सबके तो नाक पर गुस्सा रहता है, सबसे लड़ाई ही करते हैं। प्रेमा झल्ला कर, भाऊज इस समय मेरा तो चित बिगड़ा हुआ है, ईश्वर के लिए मुझसे मत उलझो। मैं तो यूं ही अपनी जान को रो रही हूँ, उस पर तुम और भी नमक छिड़कने आई। भाभी मटक कर, हाँ रानी मेरा तो चित बिगड़ा हुआ है, सर फिरा हुआ है, जरा सीधी सादी हूँ ना, मुझको देखकर भागा करो। मैं कटही कुतिया हूँ, सबको काटती चलती हूँ। मैं भी यारों को चुपके चुपके चिट्ठी पत्री लिखा करती, तस्वीरें बदला करती तो मैं भी सीता कहलाती और मुझ पर भी घर भर जान देने लगता। मगर मान न मान, मैं तेरा मेहमान। तुम लाख जतन करो, लाख चिट्ठियां लिखो, मगर वह सोने की चिड़िया हाथ आने वाली नहीं। यह जली कटी सुनकर प्रेमा से जब्त न हो सका। बेचारी सीधे स्वभाव की औरत थी, उसका वर्षों से विरह की अग्नि में जलते जलते कलेजा और भी पक गया था। वह रोने लगी। भाऊज ने जब उसको रोते देखा तो मारे हर्ष के आंखें जगमगा गई। त्यारे की कैसा रुला दिया? बोली, बिलखने क्या लगी? क्या अम्मा को सुनाकर देश से निकलवा देगी? कुछ झूठ थोड़ी ही कहती हूँ। वही अमृत राय जिसके पास आपके चुपके प्रेम पत्र भेजा करती थी, अब दिन दहाड़े उस राण पूर्णा के घर आता है और घंटों वहीं बैठा रहता है। सुनती हूँ फूल के गजरे ला ला कर पहनाता है, शायद दो एक गहने भी दिए हैं। प्रेमा इससे ज्यादा न सुन सकी, गिड़गिड़ा कर बोली, भाभी मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जो चाहे कह लो, रोकर बड़ी हो, जी चाहे मार लो, मगर किसी का नाम लेकर और उस पर छठे रखा कर मेरे कदल को मत जलाओ। आखिर किसी के सर पर झूठ मूठ अपराध क्यों लगाती हो? प्रेमा ने तो यह बात बड़ी दीनता से कही, मगर छोटी सरकार छुद्दे रखकर पर बिगड़ गई। चमक कर बोली, हाँ हाँ रानी, मैं दूसरों पर छुदे रखकर तुमको जलाने आती हूँ ना। मैं तो झूठ का व्यवहार करती हूँ, मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने से मिठाई मिलती होगी
आज मोहल्ले भर में घर घर यही चर्चा हो रही है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, भला तुम ही सोचो, एक 30 वर्ष के संडे मर्दवे का पूर्णा से क्या काम। माना कि वह उसका रोटी कपड़ा चलाते हैं, मगर यह तो दुनिया है। जब एक पर आ पड़ती है तो दूसरा उसके आड़ आता है। भले मनुष्यों का यह ढंग नहीं है कि दूसरों को बहकाया करे, और उस छोकरी को क्या कोई बहकाएगा। वह तो आप मर्दों पर डोरे डाला करती है। मैंने तो जिस दिन उसकी सूरत देखी थी उसी दिन ताड़ गई थी कि यह एक ही विष की गांठ है। अभी 3 दिन भी दूल्हे को मरे नहीं बीते कि सबको चमकड़ा दिखाने लगी। दूल्हा क्या मरा, मानो एक बला दूर हुई। कल जब वह यहाँ आई थी तो मैं बाल गुदवा रही थी, नहीं तो डेहड़ी के भीतर तो मैं पैर धरने ही नहीं देती। चुड़ैल कहीं की यहाँ आकर तुम्हारी सहेली बनती है। इसी से अमृत राय को अपना यौवन दिखाकर अपना लिया। कल कैसे लचक लचक कर ठुमक ठुमक कर चलती थी, देख देख कर आंखें फूटती थी। खबरदार, जो अब कभी तुमने उस चुड़ैल को अपने यहाँ बिठाया, मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। जबान वह बला है कि झूठ बात का भी विश्वास दिला देती है। छोटी सरकार ने जो कुछ कहा वह तो सब सच था। भला उसका असर क्यों न होता। अगर उसने गजरा लिए हुए न जाते देखा होता तो भाउज की बातों को अवश्य बनावट समझती। फिर भी वह ऐसी ओझी न थी कि उसी वक्त अमृत राय और पूर्णा को कोसने लगती और यह समझ लेती कि उन दोनों में कुछ साठ गांठ है। हाँ, वह अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई और मुंह लपेट कर कुछ सोचने लगी। प्रेमा को तो पलंग पर लेटकर भाउज की बातों को तौलने दीजिए और हम मर्दाने में चलते हैं। यह एक बहुत सजा हुआ लंबा चौड़ा दीवान खाना है। जमीन पर मिर्जापुर खूबसूरत कालीनें बिछी हुई हैं। भांति भांति के गद्देदार कुर्सियां लगी हुई हैं। दीवारें उत्तम चित्रों से भूषित हैं। पंखा झला जा रहा है। मुंशी बद्री प्रसाद एक आराम कुर्सी पर बैठे ऐनक लगाए एक अखबार पढ़ रहे हैं। उनके दाएं बाएं की कुर्सियों पर कोई और महाशय रईस बैठे हुए हैं। वह सामने की तरफ मुंशी गुलजारी लाल हैं और उनके बगल में बाबू दान नाथ हैं। दाहिनी तरफ बाबू कमला प्रसाद मुंशी छमन लाल से कुछ काना फूसी कर रहे हैं। बाकी और 2-3 और आदमी हैं जिनको हम नहीं पहचानते। कई मिनट तक मुंशी बद्री प्रसाद अखबार पढ़ते रहे। आखिर सर उठाया और सभा की तरफ देखकर बड़ी गंभीरता से बोले, बाबू अमृत राय के लेख अब बड़े ही निंदनीय होते जाते हैं। गुलजारी लाल, क्या आज फिर कुछ जहर उगला? बद्री प्रसाद, कुछ न पूछिए, आज तो उन्होंने खुली खुली गालियां दी है। हमसे तो अब यह बर्दाश्त नहीं होता। गुलजारी लाल, आखिर कोई कहाँ तक बर्दाश्त करे। मैंने तो इस अखबार का पढ़ना तक छोड़ दिया। छमन लाल, गोया आपने अपनी समझ में बड़ा भारी काम किया। अजी आपका यह धर्म है कि उन लेखों को काटिए, उनका उत्तर दीजिए। मैं आजकल एक कविता रच रहा हूँ, उसमें मैंने इनको ऐसा बनाया है कि यह भी क्या याद करेंगे। कमला प्रसाद, बाबू अमृत राय ऐसे अतजीवे आदमी नहीं है कि आपके कविता चौपाई से डर जाए। वह जिस काम में लिपटते हैं सारे जी से लिपटते हैं। छमन लाल, हम भी सारे जी से उनके पीछे पड़ जाएंगे, फिर देखें वह कैसे शहर में मुंह दिखाते हैं। कहो तो चुकी बजाते उनको सारे शहर में बदनाम कर दूं। कमला प्रसाद जोर देकर, यह कौन सी बहादुरी है। अगर आप लोग उनसे विरोध मोल लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लीजिए। उनके लेखों को पढ़िए, उनको मन में विचारिए, उनका जवाब लिखिए, उनकी तरह देहातों में जा जाकर व्याख्यान दीजिए, तब जाके काम चलेगा। कई दिन हुए मैं अपने इलाके पर से आ रहा था कि एक गांव में मैंने 10-12 हजार आदमियों की भीड़ देखी। मैंने समझा पैठ है, मगर जब एक आदमी से पूछा तो मालूम हुआ कि बाबू अमृत राय का व्याख्यान था और यह काम अकेले वही नहीं करते। कॉलेज के कई होनहार लड़के उनके साथ सहायक हो गए हैं और यह तो आप लोग सभी जानते हैं कि इधर कई महीनों से उनकी वकालत अंधाधुंध बढ़ रही है। गुलजारी लाल, अब तो सलाह इस तरह देते हैं गोया आप खुद कुछ न करेंगे। कमला प्रसाद, ना, मैं इस काम में आपका शरीक नहीं हो सकता। मुझे अमृत राय के सब सिद्धांतों से मेल है, सिवाय विधवा विवाह के। बद्री प्रसाद रपट कर, बच्चा, कभी तुमको समझ ना आएगी, ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करो। छमन लाल कमला प्रसाद से, क्या आप विलायत जाने के लिए तैयार हैं? कमला प्रसाद, मैं इसमें कोई हानि नहीं समझता। गुलजारी लाल हंसकर, यह नए बिगड़े हैं, इनको अभी अस्पताल की हवा खिलाइए। बद्री प्रसाद झल्लाकर, बच्चा तुम मेरे सामने से हट जाओ, मुझे रंज होता है। कमला प्रसाद को भी गुस्सा आ गया। वह उठकर जाने लगे कि 2-3 आदमियों ने मनाया और फिर कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। इसी बीच में मिस्टर शर्मा की सवारी आई। आप वही उत्साही पुरुष हैं जिन्होंने अमृत राय को पक्की सहायता का वादा किया था। इनको देखते ही लोगों ने बड़े आदर से कुर्सी पर बिठा दिया। मिस्टर शर्मा उस शहर में म्युनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी थे।
गुलजारी लाल, कहिए पंडित जी, क्या खबर है? मिस्टर शर्मा मुझसे पर ताव फेर कर, वह ताजा खबर लाया हूँ कि आप लोग सुनकर भड़क जाएंगे। बाबू अमृत राय ने दरिया के किनारे वाली हरी भरी जमीन के लिए दरखास्त है। सुनता हूँ वहाँ एक अनाथालय बनवाएंगे। बद्री प्रसाद, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। कमला प्रसाद, तुम आज ही उसी जमीन के लिए हमारी तरफ से कमेटी में दरखास्त पेश कर दो। हम वहाँ ठाकुर द्वार और धर्मशाला बनवाएंगे। मिस्टर शर्मा आज अमृत राय साहब के बंगले पर गए थे। वहाँ बहुत देर तक बातचीत होती रही। साहब ने मेरे सामने मुस्कुरा कर कहा, अमृत राय, मैं देखूंगा कि जमीन तुमको मिले। गुलजारी लाल ने सर हिलाकर कहा, अमृत राय बड़े चाल के आदमी हैं। मालूम होता है साहब को पहले से ही उन्होंने अपने ढंग पर लगा लिया है। मिस्टर शर्मा, जनाब आपको मालूम नहीं अंग्रेजों से उनका कितना मेल जोल है। हमको अंग्रेज मेंबरों से कोई आशा नहीं रखना चाहिए। वह सब के सब अमृत राय का वश करेंगे। बद्री प्रसाद जोर देकर, जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं यह जमीन अमृत राय को न लेने दूंगा। क्या डर है अगर और ईसाई मेंबर उनके तरफदार हैं? यह लोग 5 से अधिक नहीं, बाकी 22 मेंबर अपने हैं। क्या हमको उनकी ओर भी न मिलेगी? या भी न होगा तो मैं उस जमीन को दाम देकर लेने पर तैयार हूँ। छम्मन लाल, जनाब मुझको पक्का विश्वास है कि हमको आधे से ज्यादा वोट अवश्य मिल जाएंगे। एक बहुत ही उत्तम रीति से सजा हुआ कमरा है। उसमें मिस्टर वाल्टर साहब बाबू अमृत राय के साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। वाल्टर साहब यहाँ के कमिश्नर हैं और साधारण अंग्रेजों के अतिरिक्त प्रजा के बड़े हितैषी और बड़े उत्साही प्रजापालक हैं। आपका स्वभाव ऐसा निर्मल है कि छोटा बड़ा कोई हो सबसे हंसकर क्षेम कुशल पूछते और बात करते हैं। वह प्रजा की अवस्था को उन्नत दशा में ले जाने का उद्योग किया करते हैं और यह उनका नियम है कि किसी हिंदुस्तानी से अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। अभी पिछले साल जब प्लेग का डंका चारों ओर घेन घोर बज रहा था, वाल्टर साहब गरीब किसानों के घर जाकर उनका हाल चाल देखते थे और अपने पास से उनको कंबल बांटते फिरते थे। और अकाल के दिनों में तो वह सदा प्रजा की ओर से सरकार के दरबार में वादानुवाद करने के लिए तत्पर रहते हैं। साहब अमृत राय की सच्ची देशभक्ति की बड़ी बड़ाई किया करते हैं और बहुधा प्रजा की रक्षा करने में दोनों आदमी एक दूसरे की सहायता किया करते हैं। वाल्टर मुस्कुराकर, बाबू साहब आप बड़ा चालाक है। आप चाहता है कि मुंशी बद्री प्रसाद से थैली भर रुपया ले, मगर आपका बात यह नहीं मानने सकता। अमृत राय, मैंने तो आपसे कह दिया कि मैं अनाथालय अवश्य बनाऊंगा और इस काम में 20,000 से कम न लगेगा। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो आशा है कि यह काम भी सफल हो जाए और मैं भी बना रहूं। और अगर आप कतरा गए तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास अभी इतनी जायदाद है कि अकेले 2 अनाथालय बनवा सकता हूँ। मगर हाँ, तब मैं और कामों में कुछ भी उत्साह न दिखा सकूंगा। वाल्टर अमृत राय से हाथ मिलाकर, वेल अमृत राय तुम बड़ा चालाक है। तुम मुंशी बद्री प्रसाद को लूटना मांगता है। यह कहकर साहब उठ खड़े हुए। अमृत राय भी उठे। बाहर फिटन गाड़ी थी, दोनों उस पर बैठ गए। साहिस ने घोड़े को चाबुक लगाया और देखते देखते मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर जा पहुंचे। ठीक उसी वक्त जहां वहां अमृत राय के राल बढ़ाने की बातें सोची जा रही थी। प्यारे पाठकगण, हम यह वर्णन करके कि इन दोनों आदमियों के पहुंचते ही वहां कैसी खलबली पड़ गई। मुंशी बद्री प्रसाद ने इसका कैसा आदर किया। गुलजारी लाल, दाननाथ और मिस्टर शर्मा कैसी आंखें चुराने लगे। या साहब ने कैसा काट छांट की बातें की और मुंशी जी को CIE की पदवी की किन शब्दों में आशा दिलाई। आपका समय नहीं गंवाना चाहते। खुलासा यह है कि अमृत राय को यहाँ से 70,000 रुपए मिला। मुंशी बद्री प्रसाद ने अकेले 12,000 दिया, जो उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा था। वह जब यहाँ से चले तो ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई गड़ी जीते चले आ रहे हैं। वह जमीन भी जिसके लिए उन्होंने कमेटी में दरखास्त की थी मिल गई और आज ही इंजीनियर ने उसको नापकर अनाथालय का नक्शा बनाना आरंभ कर दिया। साहब और अमृत राय के चले जाने पर यहाँ यूं बातें होने लगी। छम्मन लाल, यार हमको तो इस लौंडे ने आज 500 के रुपए में डाल दिया। गुलजारी लाल, जनाब आप 500 को रो रहे हैं, यहाँ तो 1,000 पर पानी फिर गया। मुंशी जी तो CIE की पदवी पाएंगे, यहाँ तो कोई राय बहादुरी को भी नहीं पूछता। कमला प्रसाद, बड़े शौक की बात है कि आप लोगों ने ऐसे शुभ कार्य में सहायता देकर बताते हैं। अमृत राय को देखिए कि उन्होंने अपना एक गांव बेचकर 10,000 रुपया भी दिया और उस पर दौड़ धूप अलग कर रहे हैं। मुंशी बद्री प्रसाद, अमृत राय बड़ा उत्साही आदमी है, मैंने आज इसको जाना। बच्चा कमला प्रसाद, तुम आज शाम को उनके यहाँ जाकर हमारी ओर से धन्यवाद दे देना। चम्मन लाल मुंह फेर कर, आप क्यों ना प्रसन्न होंगे।
आपको तो पदवी मिलेगी ना। कमला प्रसाद हंसकर, अगर आपका यह कविता तैयार हो तो जरा सुनाइए। दाननाथ जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे बोले, अब आप उनकी निंदा करने की जगह उनकी प्रशंसा कीजिए। मिस्टर शर्मा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब सभा विसर्जन कीजिए। आज यह मालूम हो गया कि अमृत राय अकेले हम सब पर भारी है। कमला प्रसाद, आपने सही सुना, सत्य की सदा जय होती है। दोस्तों, छठवें भाग की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी 7वें भाग के साथ। धन्यवाद।